रोम रोम में समाये मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाये घन श्याम हैं। रोम रोम में समाये मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाये घन श्याम हैं। दो भाइयों की खुशी के लिए आपने शादी नहीं की, क्या सच है? देखिए, वो चूँकि शादी विवाह का जो फ़ैसला होता है, वो एक व्यक्तिगत फ़ैसला भी होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से तो सब लोग कहते हैं कि लड़की है तो शादी करनी ही चाहिए। पर उसमें भी कुछ होती है कि मानसिकता और चीज़ें होती हैं कि आपको ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा है। बाकी भाइयों की ज़िम्मेदारी तो रही। बिल्कुल मैंने ये सोचा, कहीं न कहीं एक पक्ष ये भी है कि मैं चाहती थी कि ये लोग स्टैंड हो जाएँ, ये लोग। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूं। हम बता दें कि हमारे साथ हैं कथावाचक रागिनी मिश्रा जी, और आपको बता दें कि रागिनी मिश्रा टीचर भी हैं। तो इनसे बात करेंगे कि टीचर के साथ साथ कथा वाचने का मन कहाँ से आया। तो रागिनी जी, राज टेक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, जय श्री राधे, जय सिया राम और राज तक न्यूज़ को बहुत-बहुत साधुवाद। और कथा वाचन का जो मेरा ये क्रम रहा, ये मैं 6 इयर्स की अवस्था से ही, लगभग 6 वर्ष के अवस्था से ये कथा प्रारंभ कर दिया था। मुझे याद भी नहीं है, जब से मैंने होश सँभाला है तब से कथा कर रही हूँ। और सेकंड क्लास में मैं थी उस समय। तो नाना जी के अनुसार मैं 6 वर्ष की थी, तब से मैंने कथा प्रारंभ कर दिया था। तो हमको जब से याद है तब से मैं कथा में लगी हुई हूँ। तो आपके जन्म में आया कहाँ से कि नहीं, हमको कथा कहना चाहिए और कथावाचक बनना चाहिए? जी, ये कह सकते हैं कि ये ईश्वरीय कृपा है। और जिसके लिए एक शब्द लोग देते हैं गॉड गिफ्ट, तो निश्चित वो भगवान की प्रेरणा ही थी और नाना जी का आशीर्वाद था मेरे, क्योंकि हमारे नाना जी ने इसमें डाला। वही प्रारंभ से ही हमेशा जब भी कोई यज्ञ हो, पूजा हो, तो हमेशा लेकर जाते थे। और मेरा प्रारंभ से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेरा मन था, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। और कहीं न कहीं मेरी माताजी का भी प्रेरणा कह सकते हैं, चूँकि उन्होंने कभी कथा तो नहीं किया, पर उनको पूरा रामचरितमानस कंठाग्र है। और आज भी वो सुंदरकांड का अनवरत पाठ करती हैं। पूरी रामचरितमानस की एक-एक अर्धाली अभी तक उनको याद है। वो मंच पर तो नहीं जा सकीं, पर होता है कि कहीं असर पड़ जाता है। तो शायद सब लोग कहते हैं कि जब मैं गर्भावस्था में उनका था और मैं गर्भ में थी, तो वो निरंतर रामचरितमानस का पाठ किया करती थीं। हमेशा पूरी रामायण पढ़ती थीं, रामायण देखती थीं, अगर कहीं उनको दिखाई टीवी पे अगर कुछ आ रहा हो उस समय, तो ऐसा था। तो इस कारण से भी एक हम समझ सकते हैं कि कुछ प्रभाव हो सकता है। तो बाकी तो ईश्वर की कृपा ही है और नाना जी की प्रेरणा है। तो आप जब पढ़ाई करती थी तो आपके नाना जी साथ में थे। जी, बिल्कुल। तो जब नाना जी ऐसा, आपके नाना में क्या दिखाई दिए और आपके नाना जी आपकी ज़िंदगी में कितना मने प्रेरित किए मार्गदर्शन बनकर कि आप उनसे प्रभावित हुईं, चाहे उनकी बातों को लेकर आप चलीं? जी, बिल्कुल। नाना जी का ये रहा कि वो प्रारंभ से कुछ मुझ में विलक्षण देखते थे कि मुझे याद बहुत तेज़ कोई चीज़ हो जाती थी। तो पहले क्या है कि कविता अगर कहीं पर हो, कवि सम्मेलन हो, तो नाना बोलते थे कि कविता कुछ लिखो, सुनाओ। तो मैं 6 वर्ष की उम्र से ही कविताएँ भी लिखना प्रारंभ कर दी थी और हर क्षेत्र में वो मुझे आगे ले जाने का प्रयास करते थे। ऐसा नहीं कि केवल ये कथा का क्षेत्र हो। पहले तो मैं जो भी दौड़ प्रतियोगिता वग़ैरह होती थी, तो नाना जी को दौड़ने का बहुत शौक है और वो पहलवानी वाले बैकग्राउंड से उनका है नाता। तो वो उसमें भी अगर कोई दौड़ प्रतियोगिता हो तो उसमें लेकर के जाते थे। कोई व्यायाम हो, योगा वाला कार्यक्रम हो, तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट कराते थे। गाना गाने का हो उसमें भी करते थे। कविताओं का कोई अगर ऐसा कुछ प्रतियोगिता हो या भाषण वाला हो, तो हमेशा हर जगह। और वो कहते थे कि नहीं, तुम कर सकती हो। तो एक प्रेरणा था और एक उत्साह था कि अरे कोई चीज़ कठिन नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। तो ऐसे ही धीरे-धीरे उनकी प्रेरणा से ही कथा क्षेत्र में भी आए
उनको लगा, किसी को देखा होगा उन्होंने कि कोई लड़की कथा करती है। उस समय तो लड़कियां थोड़ी कम ही कथा करती थी, बहुत कम, रेयर ही मैं सुनती हूँ। जब हम लोगों ने प्रारंभ किया, हो सकता है वृंदावन या अवध धाम में करते हों, लेकिन हमारे क्षेत्र में शायद ही कोई हो। तो अब नाना जी ने बोला कि नहीं, बिल्कुल आप कर सकती हो। पहली बार मुझे लगता है कि एक श्री मौनी बाबा जी हैं हमारे, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैंने कथा प्रारंभ किया था। मुझे याद भी नहीं है, लेकिन पर उनकी यज्ञ हुई थी और उन्होंने स्लेट पे लिखा, वो बोलते नहीं थे, 14 वर्ष तक मौन धारण किए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ आप बोलो, तो मैंने माइक में पता नहीं क्या, लेकिन 5-10 मिनट का मैंने प्रवचन दिया था। तो उन्होंने स्लेट पे ही लिखा कि ये आगे चल कर के बहुत बढ़िया प्रवक्ता बनेगी। तो वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिल गई और मैं निरंतर रामायण पढ़ती थी, रामचरितमानस पढ़ती थी और नाना का सपोर्ट सबसे ज़्यादा। जो भी किताबें अगर चाहिए, कोई पुस्तक चाहिए अध्ययन के निमित्त, तो वो ला कर के देते थे। कभी-कभी मैं सो जाती थी क्योंकि छोटी बच्ची थी, पढ़ने का मन ना करे, तो नाना जी मेरे सर के पास बैठ कर के उस किताब को पढ़ते थे या कोट करते थे कि ये लाइन पढ़ लेना, और पेन से निशान लगा कर के रख के चले जाते थे कि इसको सुबह पढ़ लेना। तो जहाँ कुछ विशेष मिलता था, तो निश्चित उनके हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है और उनके बिना तो शायद संभव नहीं था, क्योंकि प्रतिभा बहुत लड़कियों में है, बहुत लोगों में है, लेकिन उसको पहचानने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए और उसको निखार करके आगे बढ़ाए। तो वैसा उन्होंने कार्य किया है। यानी आपका कहने का मतलब कि नाना जी हमारे प्रतिभा को पहचाने, बिल्कुल। लेकिन आप एक नाम लिए मौनी बाबा जी का, जी, जी। तो आपके नाना जी से हमारी थोड़ी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि कोई ऐसी बात थी जो मौनी बाबा नहीं बोल रहे थे, हाँ। तो शायद आप उनको कुछ कही थी, तो बात क्या था? हाँ, वो चूँकि जब यज्ञ हुई थी, 14 वर्षों के उपरांत उन्होंने प्रण लिया था कि मैं बोलूँगा, तो आवाज़ उनकी बंद हो गई थी। बोल ही नहीं पा रहे थे, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और सुबह से शाम हो गई, पूरी जनता वहाँ पर थी, बहुत भीड़ थी। बड़े से ऊँचे से मंच पर थे महाराज जी और वो माइक में आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि गूंगे एक तरह से हो गए थे 14 वर्षों से आवाज़ बंद होने के कारण। तो सब लोग कह रहे हैं कि बाबा जी बोल ही नहीं रहे हैं, परेशान हो गए लोग। तो मैं वहीं पे थी, मुझे बहुत मानते थे, मैं बहुत छोटी थी। तो मैं धीरे से कह रही हूँ, बाबा जी कुछ बोलिए, सब लोग परेशान हैं। हाँ, थक गए, हम लोग को भूख लगी है। तो बाबा जी बोल रहे, गुस्सा आ गया, मेरे को इशारा किया उन्होंने हमें कि अच्छा, मतलब तू ही कुछ बोल। इशारा किया, वो तो चूँकि बोलते नहीं थे। तो मैंने फिर बोला, वो उन्होंने स्लेट पे लिखा कि हरि शरणम। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ। तो तब मैंने माइक में बोला कि मौनी बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हरि शरणम, सदा हरि शरणम। तो उसी को सब जनता एकदम एक तरह से जागृत हो गई, प्रसन्न हो गई और फिर धीरे-धीरे बाबा जी की भी आवाज़ आई, गूँ-गूँ करके आवाज़ आ रही थी। तो वो पहला संदेश था महाराज जी का और वही आशीर्वाद स्वरूप मेरे जीवन में कहीं न कहीं प्रस्फुटित हो गया और एक कथा का भाव प्रगाढ़ हो गया। ठीक है, अब एक पता आपके बारे में चला कि ये पूरी घर की जिम्मेदारी आपके पास है, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अब तक? चूँकि देखिए, ज़िम्मेदारियाँ तो आप जिस रूप में उसको स्वीकार कर लें, चाहे तो आप समस्या के रूप में और चाहे तो उसको एक तरह से प्रसन्नता भी समझ सकते हैं। तो मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रही। हाँ, लोगों को देखने में लगता होगा कि बड़ी समस्याएँ हैं और सोचने पे लग सकती हैं कि समस्याएँ हैं, क्योंकि पहले से ही मैं नाना के यहाँ थी और फिर हमारे पिताजी नहीं इस संसार में हैं अब, दिवंगत हो गए। तो छोटे 2 भाई हैं, तो जिनकी ज़िम्मेदारी भी रही। नाना जी ने पहले से ही चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी ले ही रखी थी, तो इतनी परेशानियाँ तो नहीं हुई, क्योंकि नाना थे हमारे छत्र छाया के रूप में और पिता की कभी कमी अनुभव होने ही नहीं दिया जीवन में। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे ये अनुभव था कि मुझे भी करना है और भगवान ने अगर कुछ अभाव दिया है जीवन में, तो उस अभाव से हम सकारात्मक चीज़ों को सोच कर के आगे बढ़ें, ना कि उसको नकारात्मक में लें कि पिताजी नहीं है तो ये कमी है। तो हमने उसको एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखा और भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा। ऐसा नहीं कि किसी ने कमी छोड़ी है, सब लोग साथ में थे, हम लोग मिल कर के और ईश्वर को साक्षी मानकर। कथा में भी हमारा पूरा परिवार साथ में ही जाता है, नाना जी भी रहते हैं।
तो फिर मैंने प्रयास किया और नाना का ये भी प्रयास था कि ये नहीं कि केवल कथा कर रहे हैं तो पढ़ाई में आप नगण्य रहें, पढ़ाई ना करें। तो पढ़ाई में भी मैं हमेशा अव्वल रही और हमेशा जब भी मैंने पढ़ाई किया तो मेरा टारगेट था कि मैं फर्स्ट आऊँ। सेकंड तो आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था और कभी आती भी नहीं थी। तो चाहे वो 10th तक का एजुकेशन रहा उसमें भी मैं फर्स्ट आई, टॉपर रही, 12th में भी मैं हमेशा टॉपर ही रही और अपने यहाँ रामस्वरूप भारती से मैंने पढ़ा 12th, तो वहाँ भी मैं टॉपर थी अपने विषय में। फिर ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया तो वहाँ भी मैं बहुत अच्छे अंकों से फर्स्ट डिवीज़न, फिर पीजी में भी यही हुआ। फिर रिसर्च में जब मेरा हुआ जेआरएफ मैंने निकाला यूजीसी का, तो जेआरएफ होने के बाद एक क्रेट एग्ज़ाम भी होता है वहाँ पे। क्रेट में मैं टॉपर रही फर्स्ट और वो ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट रद्द हो गया था, तो दोबारा से फिर से उन लोगों ने इंटरव्यू कराया पूरे वीसी के माध्यम से, तो उसमें भी मैं फर्स्ट रही। मतलब इतना ज़्यादा शोर हो गया कि वो डंके की चोट पे चीज़ें हुई, तो मैं फर्स्ट रही, हमेशा टॉपर भी रही अपने विभाग की और रिसर्च भी हुआ। तो ये था ना कि पढ़ाई को भी आपको साथ में लेके चलना है। फिर इधर अभी मेरा प्राइमरी में हुआ बेसिक शिक्षा में एज अ टीचर, तो उसमें भी मेरा एग्ज़ाम में सबसे अच्छा नंबर था। तो ये कहीं न कहीं ये भी था कि आप कथा के साथ-साथ पढ़ाई को भी लेकर के चलिए। तो जो ज़िम्मेदारियाँ मेरी रहीं ना वो सकारात्मक रहीं, क्योंकि मुझे उससे मजबूती मिली। मुझे उससे उत्साह, एक प्रेरणा मिली। ये नहीं कि वो कमी हम सोच लें अरे पिताजी नहीं हैं, बहुत हमारी स्थिति ख़राब है, ऐसा कभी नहीं सोचा। एक बल मिला कि ठीक है वो जहाँ भी होंगे कहीं न कहीं से वो प्रेरित कर रहे हैं एक ऊर्जा के रूप में हमें, और जो ज़िम्मेदारी मिली है आप उसको खुश होकर के, आनंद में होकर के आगे कर सकते हैं। और मैंने हमेशा सोचा कि पिताजी नहीं हैं तो कोई ये ना कह दे कि नहीं है पिताजी तो इन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं किया। तो और ज़्यादा सकारात्मकता के साथ मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और सभी लोगों ने साथ भी, सहयोग भी दिया। और अभी हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ऊँचे पर हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जो ज़िंदगी होती है, बहुत अच्छा जीवन जो होता है, वो इस समय है हम लोगों का। ठीक है, अब जीवन की बात किया तो कुछ लोग कह रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि 2 भाइयों की खुशी के लिए आपने शादी नहीं की, क्या सच है? देखिए वो चूँकि शादी-विवाह का जो फ़ैसला होता है, वो एक व्यक्तिगत फ़ैसला भी होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से तो सब लोग कहते हैं कि लड़की है तो शादी करनी ही चाहिए। पर उसमें भी कुछ होती है कि मानसिकता और चीज़ें होती हैं कि आपको ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा है। बाकी भाइयों की ज़िम्मेदारी तो रही, बिल्कुल मैंने ये सोचा, कहीं न कहीं एक पक्ष ये भी है कि मैं चाहती थी कि ये लोग स्टैंड हो जाएँ, ये लोग बहुत कुछ आगे कर लें। क्योंकि अगर मैं शादी करती हूँ तो कहीं न कहीं पार्शियलिटी आ जाती है कि हमें अपनी फैमिली, अपना परिवार एक खो जाता है, आप ना चाहते हुए भी। तो मैं वो चीज़ें बाँटना नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि जो भी है 100% मैं इन लोगों के लिए करूँ और जब ये लोग स्टैंड हो जाएँ चीज़ों का, तो फिर देखते हैं जैसा ईश्वर ने लिखा होगा, जैसा वो सोच रखे होंगे, क्योंकि यहाँ ना उनके सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है कि मैं नहीं करूँ या मैंने नहीं किया। जैसा वो चाहेंगे, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि विवाह जीवन का उद्देश्य है। हाँ, जिसको पसंद है, जिसको अच्छा लगता है, बिल्कुल वो कर सकता है। लेकिन विवाह ही केवल जीवन का उद्देश्य हो ऐसा नहीं है, क्योंकि साध्वी ऋतंभरा जी इसी संसार में हैं और इतनी आगे हैं कि मैं तो उनको गुरु मानती हूँ मानसिक रूप से। तो ये कोई निश्चितता नहीं है कि शादी करके ही आप प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, अभी बोले थे जो आप जो गुरु मान रहे हैं जिनको, जी। तो कुछ लोग कथावाचक होते-होते राजनीतिक पार्टियों की तरफ चले जाते हैं। जी। तो आप भी ऐसा करेंगे कि आगे चल के? नहीं, राजनीति में मेरा बहुत कुछ इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी राजनीति अपना एक अलग पक्ष हो जाता है, तो राजनीति में मुझे बहुत कुछ दिलचस्पी नहीं है वैसे। सही बात यही है कि मुझे बस अध्यात्म पसंद है और मैं चाहती हूँ कि धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र साथ-साथ लेकर के चलूँ। मुझे परिवार भी नहीं छोड़ना है और धर्म भी करते रहना है। अब चूँकि नौकरी में हूँ और मेरा उद्देश्य भी है कि नौकरी में और ज़्यादा पीएचडी किया है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी प्रोफ़ेसर बनूँ मैं।
तो अब साध्वी जैसा एकदम जीवन भी नहीं बिता सकते, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे जब शादी नहीं करना है तो फिर साध्वी बन जाना चाहिए। तो देखिए साध्वी या साधु बनना उसका अर्थ होता है साधु का कि साधना करने वाला हो, मन को साधे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जंगल में चले जाएँ, और जंगल में कौन जाता है, वहाँ भी जाके आश्रम ही बनाना है। हाँ, तो वो घर भी तो आश्रम ही है हमारा, क्योंकि हम लोग परिवार में रह रहे हैं। तो जैसे जिसको ठीक लगे वो यानी दोनों भाइयों को शादी अगर जो हो जाए तो फिर आप बाद में शादी कर सकती हैं। देखिए अभी तक तो मैंने ये नहीं सोचा है, मैं तो नहीं ही करना चाहती हूँ। बाकी ये होता है ना कभी-कभी चीज़ें ऐसे लोगों का प्रश्न होता है, इसलिए मैं इसको भविष्य पे छोड़ती हूँ और ईश्वर पे छोड़ती हूँ कि बाकी जो भगवान ने सोच रखा होगा, जो सही होगा। क्योंकि एक बार शंकर जी ने कहा था ना कि संसार में कोई ज्ञानी मूढ़ न कोय। इस संसार में ज्ञानी कोई नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। कब ज्ञानी मूर्ख बन जाए और कब मूर्ख ज्ञानी बन जाए, ये पता नहीं चलता। तो जब नारद जी जैसे लोगों को मोह हो सकता है, तो ये नहीं हम कह सकते कि नहीं, हम अगर कोई प्रण ले रहे हैं तो वो निभा देंगे या निर्वहन कर पाएँगे। और प्रण ऐसा मैंने लिया नहीं कि कसम खा लिया, बाकी ईश्वर पे है, क्योंकि देखिए वो अभिमान हो जाता है। अगर हम कोई चीज़ कह देते हैं कि नहीं हमें तो एकदम करना ही है, हम तो कर लेंगे, तो कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उसको मैं भविष्य में छोड़ती हूँ और ईश्वर पर छोड़ती हूँ। आखिरी सवाल हमारा कि सबसे पसंदीदा आपका भजन कौन सा है, उसको गा के सुना दीजिए। अच्छा जी। जो अक्सर मैंने गाया भी है वो मैंने ही लिखा है, तो रोम रोम वाला सुना दे रही हूँ ना। रोम रोम में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घन श्याम हैं। रोम रोम में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घन श्याम हैं। जैसे सीता में है राम, जैसे राधे में है श्याम, सारे भक्तों में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घन श्याम हैं। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, डाली डाली में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घन श्याम हैं। रोम रोम में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घन श्याम हैं। ठीक है, राज तक न्यूज़ चैनल को आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। और जितने लोग आपसे जुड़ेंगे, आप सभी लोगों को जय सिया राम, जय जय श्री राधे। और आप भैया को भी राज तक न्यूज़ और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और आप सभी लोग जुड़े और अवश्य आपके चैनल को देखिए। ये थी प्रसिद्ध कथावाचक रागिनी मिश्रा जी। आप इनका बातों को सुने, एक कक्षा 6 से ही कथा बाजती हैं और इनकी ज़िंदगी में अहम भूमिका इनके नाना जी निभाए हैं, इनका कहना है। और इस दुनिया में इनके पिताजी नहीं हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ 2 भाइयों को लेकर चलती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।